हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आज नोडल एनालिसिस को लेकर मैं नेक्स्ट टाइप का सर्किट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में दे रही हूँ और करंट सोर्स के साथ मैं सीरीज में रेजिस्टेंस दे रही हूँ। तो इन सम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे और इस टाइप की ब्रांचेस में करंट्स के कंसिडरेशंस नोडल इक्वेशन के एलएचएस में कैसे करेंगे और नोडल इक्वेशन के आरएचएस में कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसी टाइप के अलग अलग सर्किट्स मैं कंसिडर करूँगी और उसके बेसिस पे आप लोग समझ जाएंगे कि अलग अलग टाइप के सर्किट्स और ब्रांचेस में नोडल एनालिसिस कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम डेटम नोड, जैसे मैंने एज्यूम करके रखा हुआ है, इसे मैं डेटम नोड एज्यूम कर रही हूँ। रिमेनिंग नोड्स पर मैं नोड वोल्टेजेस V1, V2 और V3 ये लिखा ही हुआ है V3, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने सेम सर्किट लिया था तो इस नोड का वोल्टेज V3 ही था। तो V1, V2, V3 ये तीन वोल्टेजेस हमने एज्यूम कर लिए। तो वेरिएबल्स हमारे कौन से हो गए हैं? V1, V2 एंड V3। अब यहाँ पर जब मैं नोडल इक्वेशन लिखने जाऊंगी एट नोड 1, तो क्या मुझे कंसिडरेशंस करने पड़ेंगे या कोई क्या नए एजम्पशंस करने पड़ेंगे क्या? तो चलिए हम देख लेते। प्रीवियस सर्किट में, इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने सर्किट लिया था, तब इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं था। जब ये सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं था तो डेटम टू फर्स्ट नोड के बीच का वोल्टेज V1 जो था वो डायरेक्टली मेरा 10 वोल्ट्स के बराबर था। पर अब ये 10 वोल्ट्स के बराबर नहीं है, क्योंकि V1 और 10 वोल्ट्स के बीच में 2 वोल्ट्स के ड्रॉप का जो अलजेब्रिक डिफरेंस आएगा वो एग्जिस्ट करता है। मतलब यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो V1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें से करंट बहेगा और ड्रॉप क्रिएट होगा, तो नेचुरली कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा 2 ओम्स के अक्रॉस के पोटेंशियल के बराबर। किसके बीच में? V1 और 10 वोल्ट्स के बीच में। तो चलिए, अब यहाँ पर मुझे ना तो V1 मुझे नोन है, ना V2 ना V3, तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो मैं सीधे से सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ नोडल इक्वेशन लिखना। नोड 1 पर लिखती हूँ इक्वल टू के इस तरफ 7 एम्पियर्स का करंट सोर्स लगा हुआ है V1 और V2 के बीच में। तो इस वाली ब्रांच में बहने वाला करंट जो है वो फिक्स हो चुका है और वो 7 एम्पियर्स है और अवे फ्रॉम द फर्स्ट नोड है, तो मुझे यहाँ पर -7 लेना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे -7 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस नोड से इस ब्रांच का जो करंट है वो सोर्स की वजह से, करंट सोर्स की वजह से, और वो अवे फ्रॉम द फर्स्ट नोड है, तो मैं -7 उसके मैग्नीट्यूड के आगे माइनस साइन लगाकर लिख दूंगी। अब इधर और मैं क्या करूं, यहाँ पर कैसे करंट फाइंड आउट करूं कि इस ब्रांच का करंट क्या होगा? तो इस ब्रांच का करंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे या तो मैं एक करंट एज्यूम कर लूं कि इस ब्रांच में टुवर्ड्स द नोड जाने वाला जो करंट है वो I कैपिटल करंट है, और ये करंट कौन दे रहा है? 10 वोल्ट्स का की बैटरी दे रही है। मतलब इस ब्रांच का करंट जो है प्रोवाइडर वो 10 वोल्ट्स की बैटरी है, और वो कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है? I करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे कि एज इफ मेरे पास यहाँ पर एक करंट सोर्स है जो कि कितना करंट दे रहा है? कैपिटल I टूवर्ड्स द नोड, तो क्यों ना मैं इक्वल टू के LHS साइड में +I करंट ले लूं और वो टर्म इंसर्ट कर दूं। मतलब मेरा इस ब्रांच का करंट मैंने एक वेरिएबल के फॉर्म में फिक्स कर दिया है, और इस पर्टिकुलर ब्रांच से टुवर्ड्स द नोड जाने वाले करंट को मैं एक करंट सोर्स के थ्रू प्रोवाइडेड करंट के जैसा एज्यूम कर रही हूँ। हाँ, वो करंट सोर्स नहीं है, वो वोल्टेज सोर्स है एक्चुअली, पर वोल्टेज सोर्स भी मुझे कितना करंट दे रहा है? I करंट दे रहा है। तो इस नोड को फीड करने वाला करंट +I हो गया, और इस नोड से दूर जाने वाला करंट सोर्स की वजह से 7 एम्पियर्स हो गया, तो -7, तो इक्वल टू के LHS साइड में मेरी टर्म्स बन जाएंगी -7 +I। उस तरफ मैं V1 से कनेक्टेड जितने रेजिस्टेंसेज हैं V1 की वैल्यू को प्लस साइन के साथ लिखूंगी, जैसा कि हम नोडल इक्वेशन में लिखते थे। प्लस V1 के साथ मैं वो सारे रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल लूंगी जो V1 से कनेक्टेड है। तो कौन कौन कनेक्टेड है? 1 ओम कनेक्टेड और 6 ओम कनेक्टेड है। पर क्या मैं 1
1/6 ओम्स के साथ 1+1 लूँगी? नहीं, मैं नहीं ले सकती। इस वाले 1 ओम को V1 के साथ रेसिप्रोकल में 1/6 के साथ एडिशन में। वजह ये है कि इस ब्रांच में बहने वाला करंट जो कि 7 एम्पियर से, वो मैं पहले ही LHS साइड में ले चुकी हूँ एज अ आउटगोइंग करंट। तो सेम ब्रांच में बहने वाले करंट को इस इक्वेशन में मैं 2 बार नहीं कंसिडर कर सकती, क्योंकि अल्टीमेटली ये इक्वेशन का ओरिजिन तो KCL है ना। हमने जब नोडल इक्वेशन डिराइव की थी तो KCL से की थी। तो क्या एक ही ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को हमने अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए 2 बार लेना चाहिए? नहीं, इन दोनों में बहने वाला करंट सेम है। 7 एम्पियर यहाँ से भी बहेगा और ये करंट सोर्स भी 7 एम्पियर ही दे रहा है। तो मुझे 1 ओम का यहाँ पर कहीं पर भी इंक्लूजन नहीं करना है। मैं V1 से कनेक्टेड सिर्फ 6 को कंसिडर करूंगी, तो 1/6 ले लूंगी और कुछ नहीं लूंगी। अब V1 का नेबरिंग नोड V2 है तो क्या V2 के साथ मैं 1/1 ऐसी टर्म लूंगी? नहीं। फिर वही रीजन कि इस 1 ओम से बहने वाला 7 एम्पियर्स के करंट का डायरेक्शन के साथ कंसिडरेशन पहले ही हो चुका है। तो अब मेरे पास V2 नेबरिंग नोड से रिलेटेड -V2 की कोई टर्म नहीं आएगी, क्योंकि इस ब्रांच का करंट कंसिडर हो चुका है। तो V2 भी वहाँ पे कंसिडर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई V2 की टर्म नहीं चाहिए, ना ही V1 के साथ 1/1 की कोई टर्म चाहिए, क्योंकि 1 ओम से बहने वाला करंट हम पहले ही कंसिडर कर चुके। अब मैं क्या V1 के साथ V3 जो नेबरिंग नोड है उसे ले सकती हूँ? हाँ, ले सकती हूँ, क्योंकि इसमें से बहने वाला कोई करंट पहले कंसिडर नहीं हुआ है। तो मेरा नेबरिंग नोड वोल्टेज V3 जो है माइनस साइन के साथ कंसिडर होगा, और टर्म जो फॉर्म होगी वो 1/6 करके ये उसका कोएफिशिएंट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6i - 42 = V1 - V3। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट वाली। अब हम सेकेंड नोड पर नोडल इक्वेशन लिखते हैं। तो नोडल इक्वेशन एट नोड 2, हम नोड 2 पर इक्वेशन लिखते हैं। तो इस नोड 2 पर इक्वल टू के LHS साइड में क्या कोई करंट सोर्स से करंट आ रहा है 7 एम्पियर्स टूवर्ड्स द नोड है, तो +7 मैं लिखूंगी। यहाँ कोई करंट सोर्स है नहीं है, यहाँ कोई करंट सोर्स है नहीं है। तो LHS साइड में एक ही टर्म आएगी हमारी 7 एम्पियर्स की। फिर V2 का V1 के साथ कनेक्शन है, पर उस ब्रांच का करंट पहले ही कंसिडर हो गया, तो -V1 नेबरिंग नोड वाली कोई टर्म नहीं बनेगी। सीधे +V2 की मैं टर्म बनाऊंगी। और V2 के साथ कौन कौन कनेक्टेड है? 3 कनेक्टेड है तो 1/3, 4 कनेक्टेड है तो 1/4। ऐसे ये 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो गए, और नेबरिंग नोड की टर्म -V3/4 ऐसी आ जाएगी। तो ये मेरी सेकेंड नोड पर नोडल इक्वेशन बन जाएगी। अब इसे मैं सॉल्व कर लेती हूँ आगे और। तो 7 = V2 0.33 + 0.25 -0.25 V3 ये बन जाएगा। यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा 0.58 V2 - 0.25 V3। ये इक्वेशन बन जाएगी और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब अगर मैं नोडल इक्वेशन एट नोड 3 लिखती हूँ, तो क्या बनेगा? एट नोड 3 लिखती हूँ तो मेरी इक्वेशन बनेगी, इस पर कोई करंट सोर्स कनेक्टेड है, इन तीनों ब्रांचेस में कोई करंट सोर्स कनेक्टेड नहीं, तो LHS साइड में इक्वल टू के 0 आएगा। और इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास आएगा V1 की टर्म -V1/6, V2 की टर्म -V2/4 और V3 की टर्म आएगी 1/4 + 1/5 + 1/6। ये टर्म आ जाएगी। तो ये मेरी नेक्स्ट थर्ड नोड पर इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0.167 V1 - 0.25 V2 प्लस ये 0.617 V3, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी।
जो कि थर्ड इक्वेशन मैं कह सकती हूँ। अब हमारे पास वेरिएबल जो है V1, V2, V3 तो नोड वोल्टेजेस थे ही, साथ में जो करंट हमने एक ब्रांच का एज्यूम किया है 10 वोल्ट की बैटरी से बाहर निकलने वाला, वो भी हमारे लिए फिलहाल वेरिएबल जैसा ही है। तो कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? हमारे पास 4 वेरिएबल्स है और इक्वेशंस कितनी आ रही? 1 2 3। इसका मतलब मुझे फोर्थ वेरिएबल है तो मुझे फोर्थ इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और वो फोर्थ इक्वेशन मैं नोडल एनालिसिस से नहीं बना पाऊंगी, मुझे सर्किट को देख के उस फोर्थ इक्वेशन को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आई करंट 10 वोल्ट से V1 की तरफ बह रहा है, तो इतना जो वोल्टेज है वो V1 है और इतना जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से, तो इसका मतलब आई करंट जो बह रहा है फ्रॉम द सर्किट, मैं देख सकती हूँ कि I जो होगा वो 10 से V1 की तरफ बह रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बहता है रेजिस्टेंस से, तो 10 माइनस V1 ऐसा लिखकर डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी किसकी? इस पर्टिकुलर इक्वेशन से रिलेटेड, मतलब मेरे 4 वेरिएबल्स हो गए, तो मेरी इक्वेशंस कितनी हो जाएंगी? 4 इक्वेशंस हो गई है। चलिए अब इसे और सॉल्व करते हैं। तो I का जो मैग्नीट्यूड है फर्स्ट इक्वेशन में मैं 10 माइनस V1 अपॉन 2 रख देती हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी V1 और V3 में आ जाएगी। तो V1 की वैल्यू मैं V3 में ले लूँगी, सेकेंड इक्वेशन से मैं V2 की वैल्यू V3 में ले लूँगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से V1 इन टर्म्स ऑफ V3 होगा, सेकेंड इक्वेशन में V2 इन टर्म्स ऑफ V3 होगा, सबको मैं थर्ड इक्वेशन में रखूँगी तो मुझे V3 की वैल्यू सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए अब हम सब्स्टिट्यूट I इन इक्वेशन 1, तो 6 इंटू I की जगह मैं 10 माइनस V1 अपॉन 2 रख दे रही हूँ, -42 इक्वल टू V1 माइनस V3 ऐसा रख दे रही हूँ। तो ये 3 हो गया, 30 माइनस 3V1 माइनस 42 इज इक्वल टू V1 माइनस V3, और इससे मुझे मिल रहा है -12 इक्वल टू ये 4V1 हो जाएगा माइनस V3, और इससे मुझे मिल रहा है और V1 इज इक्वल टू V3 माइनस 12 अपॉन 4, ये मुझे V1 की वैल्यू मिल गई है, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देती हूँ। हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन थी 6I माइनस 42 इज इक्वल टू V1 माइनस V3, 6I की जगह मैं 10 माइनस V1 अपॉन 2 रख रही हूँ, -42 इक्वल टू V1 माइनस V3। अब 10 माइनस V1 अपॉन 2 से ये 6 कैंसिल हुआ, 3 आया, 3 इंटू 10 30 हो गया, 3 इंटू V1 3V1 हो गया, -42 इक्वल टू V1 V3। अब हमने -3V1 को उधर ले लिया तो 4V1 हो गया, और -V3 है ही 30 माइनस 42 में -12 हो गया है। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो 4V1 को मैं ऐसे ही रख देती हूँ, मतलब, और LHS को RHS बना देती हूँ। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा V3 माइनस 12 अपॉन 4, ये मेरी V1 की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए अब मैं बोर्ड रब करके नेक्स्ट निकाल लेती हूँ V2 इन टर्म्स ऑफ V3। अब मैक्सिमम बोर्ड को जितना रब करके मैं एम्प्टी कर सकती थी उतना मैंने कर दिया है। मुझे V1 I की ज़रूरत पड़ती थर्ड इक्वेशन की, और सेकेंड इक्वेशन जो वहाँ लिखी थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। तो यहाँ से मैं सेकेंड इक्वेशन से V2 इन टर्म्स ऑफ V3 निकाल लेती हूँ। तो ये हो जाएगा, और करके लिख लेती हूँ मैं, तो 0.58 V2 और ये हो जाएगा 7 + 0.25 V3, और इसे मैं 0.58 को इसके अपॉन में कर देती हूँ। तो ये मेरा V2 इन टर्म्स ऑफ V3 आ गया। देखिए इसे यहीं रहने दिया, RHS का RHS साइड में, और इस टर्म को LHS साइड में ले गई, तो 7 + 0.25 V3 अपॉन और 0.58, तो ये RHS को LHS और LHS को RHS बना दिया।
अब मैं इस वाली इक्वेशन में V1 रख देती हूँ इन टर्म्स ऑफ V3, इस वाली इक्वेशन में मैं V2 रख देती हूँ इन टर्म्स ऑफ V3। ऐसे करके मैं सारी चीज़ें यहाँ पर रख देती हूँ। तो सब्स्टिट्यूटिंग V1 and V3 in equation 3। तो अब यहाँ जगह कम पड़ेगी, मैं वहीं पर 0 इक्वल टू थर्ड इक्वेशन में -0.167 और V1 की जगह मैं V3 -12 अपॉन 4 ले लेती हूँ। तो थर्ड इक्वेशन में 0 इक्वल टू -0.167, V1 की जगह V3 -12 अपॉन 4 रखा, फिर -0.25 और V2 की जगह मैं 7 प्लस 0.25 V3 अपॉन 0.58 सब्सटीट्यूट कर देती हूँ और प्लस 0.617 V3 ऐसा सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। तो अब मैं इसे रब कर देती हूँ थर्ड इक्वेशन को, ताकि मेरा एलोंगेटेड कैलकुलेशन शो हो सके। तो ये हो जाएगा 0.42 V3, फिर उधर से 0.108 V3 और इधर से -0.617 V3 और RHS साइड में सिर्फ 0.501 -3.01 ऐसा हो जाएगा, -0.467 और इधर हो जाएगा 3.01 -0.501। तो ये हो गया है -2.509 और यहाँ पर V3 है तो माइनस माइनस कैंसल और V3 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 0.467। तो ये आ गया 5.37 वोल्ट्स। अब मैं V1 निकाल लेती हूँ। तो 5.37 माइनस 12 अपॉन 4 तो गया -1.66 वोल्ट्स और V2 अगर निकाले तो 14.38 वोल्ट्स। तो इस तरीके से हमें वेरिएबल्स V1, V2, V3 मिल चुका है। अब मुझे I पता करना है। तो I की वैल्यू होगी 10 माइनस V1 कितना आया है -1.66। तो ये माइनस माइनस अपॉन 2 इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10, मतलब ये आ जाएगा 11.66 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 11.66 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5.83 एम्पियर्स। ये आ जाएगा 5.83 एम्पियर्स, ये करंट आ गया। तो इस तरीके से सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता चल चुकी है और क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वेरिएंस भी आपको पसंद आया होगा और आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इजी लगा होगा। अगर रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में वोल्टेज सोर्स के साथ और करंट सोर्स के साथ सीरीज़ में है तो प्लीज़ अगर आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो तुरंत लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस के कंटेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।